Hi everyone, welcome to Study with BIMS and welcome back to our channel. Today's video is all about MCQ explanation where we will understand why the answer is correct, not just what the answer is. Okay? तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आंसर क्या है वो नहीं देखेंगे, हम आंसर का कॉन्सेप्ट के हम पहले देखेंगे और कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आ जाएगा ना तो हम ऑटोमेटिकली आंसर के पास पहुंच जाएंगे। ओके, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विद क्लियर एक्सप्लेनेशन विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेट्स स्टार्ट। सो हमने पिछले लेक्चर में लिविंग वर्ल्ड और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कर लिया था। तो आज हम साइटोलॉजी करेंगे जिसमें न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल डिवीजन करेंगे। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने सेल और सेल डिवीजन को पूरा अच्छे से हैंडराइटिंग नोट्स में एक्सप्लेन कर दिया है और कोशिश किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से कवर हो जाए। तो आप मेरे वो वाले वीडियो को विजिट करो और फिर यहाँ आके क्वेश्चन सॉल्व करो साथ में कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ओके, तो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। तो मतलब जितने भी साइंटिस्ट के नेम है सेल में वो सारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सबसे पहले हम सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम देख लेंगे जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला ये है कि हु डिस्कवर्ड सेल, पहले सेल किसने डिस्कवर्ड किया था। ओके, तो सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसमें डिस्कवर्ड किया था? कोक सेल में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में रेगुलर पूछे जाते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। फर्स्ट ऑब्जर्व, देखो कहीं भी फर्स्ट लग जाता है ना तो वो बिहार अपकमिंग एग्जाम या कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपने में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल अंडर माइक्रोस्कोप, तो उस वो क्या था? एंटन वेन ल्यूवेनहॉक। ओके, अब देखो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो आपको पता चल जाएगा हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। तो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल रॉबर्ट ब्राउन। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन इसका आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। हमने डायरेक्टली आंसर को हिट नहीं किया, हमने पहले कॉन्सेप्ट्स को समझा। अब अगर किस साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है तो अगर न्यूक्लियस का पूछ रहा है तो जाहिर सा बात है कि वो डिस्कवरी ऑफ सेल का भी पूछ सकता है, सेल थ्योरी का भी पूछ सकता है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी पूछ सकता है। तो जितने भी पॉसिबल नेम थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो वैसे ही हम देखो सेल थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक आउट कर लो। सारे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया, डिस्कवर्ड किया था। तो सेल थ्योरी, अगर हम सेल्डन का बात करें तो प्लांट सेल में सेल्डन ने दिया था, स्वान ने एनिमल सेल में दिया था। ये याद रखना, सेल्डन एंड स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था, पर सेल्डन ने प्लांट में दिया था एंड स्वान ने एनिमल में दिया था। ओके, एक और साइंटिस्ट का नेम है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल है वो पिछले सेल से बनता है। अब कोई भी सेल है तो कैसा बना होगा? पिछले वाले सेल से बना होगा। तो वही है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था वर्चू, रॉल्डोफ वर्चू। ओके, तो इसी स्टेटमेंट को मतलब कि स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट के थ्रू बोला गया, ओमनी सेलुलु ई सेलुला। इसका मतलब ही होता है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसका एक स्टेटमेंट है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। किसने ये स्टेटमेंट दिया था? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। या इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है प्री एग्जिस्टिंग सेल अराइजेस, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने दिया था? रॉल्डोफ वर्चू ने। ओके, अब फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल हम पढ़ रहे हैं तो हमें इसका फादर को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो ये एंटन वॉन लीवेनहॉक। ओके, तो यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट के नेम थे वो आपके कवर हो गए, तो हम आंसर तक पहुंच भी गए और हमें और भी चीज क्लियर हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखो
तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक हुक क्या थे, डिस्कवर्ड द सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। ओके, डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को किया। एंटन वन लीवेनहॉफ फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। ओके, और स्वैन क्या थे, स्वैन ने क्या किया था, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी किस में दिया था, एनिमल सेल में। ठीक है, तो देख रहे हो आपके जितने भी ऑप्शंस है ना, वो भी आपका कॉन्सेप्ट कवर कर रही है। ठीक है, अब देखो, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेल। तो बेसिकली पूछ रहा है न्यूक्लियस एब्सेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेल, व्हाइट ब्लड सेल, लिवर सेल, नर्व सेल। तो देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट याद रखना, टू टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं है। ठीक है, वो टू टाइप्स हो गए आपके, फर्स्ट हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और सेकंड हो गया आपका आरबीसी। आरबीसी मतलब मैमेलियन रेड ब्लड सेल, एंड प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया। तो जहां भी बैक्टीरिया या मैमेलियन आरबीसी आएगा आप समझ लो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which component of nucleus is responsible for ribosome production? तो देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म में फर्स्ट ऑप्शन। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, एक सेमी फ्लूइड है। ओके, ये सेमी फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड होता है, वो प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये क्या होता है, इसके अंदर ये मीडियम है फॉर न्यूक्लियर एक्टिविटी लाइक डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ, ये नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो खुद एक मेम्ब्रेन है, ये कैसे करेगा। क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल करता है। अब देखो न्यूक्लियोलस है, तो न्यूक्लियोलस का देखो काम ही होता है कि ये आर आरएनए को एक सेकेंड, क्या हो रहा है, ये आरएनए को सिंथेसाइज करता है। अब देखो, जो आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है मतलब वो राइबोसोमल सब यूनिट को सिंथेसाइज कर रहा है। ओके, मतलब यही करता है राइबोसोम का प्रोडक्शन, और जो राइबोसोम का प्रोडक्शन करेगा वही तो न्यूक्लियोलस प्रोडक्शन सिंथेसाइज करेगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया न्यूक्लियोलस। ओके, अब है द न्यूक्लियर एनवलप इज, न्यूक्लियर एनवलप का मेम्ब्रेन का, देखिए यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर देखिए, सिंगल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो लाइसोसोम्स हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ स्मूथ दोनों आ गए। डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये याद रहा। सिंगल मेम्ब्रेन में लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर, एंड डबल में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लियर एनवलप, देखो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन में आता है तो उसका एनवलप भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ही होगा। अब सिंगल मेम्ब्रेन में क्या आ गया, हमारा लाइसोसोम आ गया, लाइसोसोम आ गया, ईआर आ गया, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया। ट्रिपल मेम्ब्रेन ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ट्रिपल मेम्ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये ऐसी फालतू का मतलब डाइवर्ट करने के लिए दिया हुआ है। नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ये नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पोर, न्यूक्लियर पोर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर। ओके, तो बेसिकली इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसके बीच का जो पोर होता है उसका काम होता है। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आप इसको बस समझ लो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का एक्सचेंज करता है। क्रोमेटिन क्या होता है, मैंने बताया क्रोमेटिन क्या ये होता है डीएनए एंड हिस्टोन का प्रोटीन होता है। ठीक है, मैंने अपने जब सेल और सेल डिवीजन पढ़ाया है मैंने क्रोमेटिन उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हेलिकल टाइप का, जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ओके, हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अकर इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं होता है। ओके,
देखो, बेसिकली है क्या न्यूक्लियस करता क्या है? पहले तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ओके, अभी कॉन्सेप्ट को जितना आप रिवाइज करोगे ना, डबल मेम्ब्रेन होगा। ओके, अब ये क्या करता है कि आरएनए का सिंथेसिस करता है। अब आरएनए भी थ्री टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। आरआरएनए होता है, थ्री टाइप्स, तीनों का ये सिंथेसिस करता है। फिर डीएनए का भी ये सिंथेसिस करता है। ठीक है, डीएनए का भी सिंथेसिस करता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। लेकिन देखो, ये हो गया, डीएनए का भी करता है, आरएनए का भी करता है, क्रोमेटीन कंडेंसेशन में भी ये हेल्प करता है। ओके, अब जेनेटिक मटेरियल में अगर ये कर रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन में, तो जाहिर सा बात है क्रोमेटीन के कंडेंसेशन भी करेगा। पर मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया आपको, जब आप मेरा सेल वाला लेक्चर देखोगे, मैंने बहुत बार ये चीज एक्सप्लेन किया है कि प्रोटीन का सिंथेसिस सिर्फ राइबोसोम करता है। यहाँ से आपको ये चीज पता चल गया। जब आपको ये भी पता होता कि राइबोसोम से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, अगर आपको नहीं भी पता होता कि न्यूक्लियस क्या क्या सिंथेसाइज करता है, तो आप ये आंसर आराम से लगवा लेते कि राइबोसोम तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो राइबोसोम ही वाला तो नहीं होगा। तो आंसर हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, बाकी डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए सिंथेसिस करता है, क्रोमेटीन का कंडेंसेशन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी। ट्रू। अब देखो, न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटी? अभी मैंने ऊपर बताया जेनेटिक मटेरियल के थ्रू करता है। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, आंसर हो गया जेनेटिक मटेरियल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म? मैंने बताया था न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक लेयर है। ओके, प्लाज्मा का मतलब ही होता है एक सरफेस, एक लेयर। ये प्रोवाइड करता है मीडियम। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है मीडियम, मीडियम फॉर न्यूक्लियर कंपोनेंट। न्यूक्लियर के कंपोनेंट को एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ओके, इन प्रोकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन। प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ होता है? तो ये न्यूक्लियोइड में होता है। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोइड में। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। देखो, जब हम ना क्या बोलते हैं, लिपिड का बाइलेयर हम पढ़ेंगे। मैंने बताया भी है कि लिपिड का बाइलेयर होता है, तो वो लिपिड और मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा, तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड होता है लिपिड और प्रोटीन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन हो गया। विच मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो ये बेसिकली फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था सैंगर एंड निकोलसन, नीचे ही है, सैंगर और निकोलसन ने। देखो, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन है, जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है लिपिड के लेयर में। एंड 1792 में ये थ्योरी, ये मॉडल आया था। ठीक है, सेंगर और निकोलसन ने दिया था। हम अभी यहाँ पे है भी, ये किसने दिया था? सेंगर और निकोलसन ने। ये तो ये वाला भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, यहाँ पे एक और चीज कवर करना था कि बेसिकली कैसा होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है। मैंने आपको अपने लेक्चर में भी पढ़ाया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन ही होता है कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि वो बहुत सेलेक्टेड चीज को अलाउ करेगा पास आउट करने के लिए। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्टेरॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन होता है मेंटेनिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ओके, विच ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी? तो टू टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी का रिक्वायर होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में
नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब एनर्जी क्या है, वो एटीपी का फॉर्म, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी है, और इसमें तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। ओके, अगर हम कुछ और समझें, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई, इसमें क्या होता है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है। और अगर हम और कुछ अगर बात करें तो देखो, और तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है। तो विच ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड इन एनर्जी, तो एनर्जी का रिक्वायर्ड किस में होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अभी पढ़ा हमने रिक्वायर्ड एनर्जी। ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 16 क्वेश्चन को कवर करेंगे, बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस है, तो हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फुली एक्सप्लेन वे में। और ये जितने भी है ना, ये सब कॉन्सेप्ट है, एक्सोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो बहुत सारी टाइप्स, तीन तीन टाइप्स के डिफ्यूजन होते हैं, उसको हम लेके आएंगे। फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक हाइपोटोनिक होता है, एक हाइपरटोनिक होता है, एक आइसोटोनिक होता है, तो वो हम सबको वहां पे डिस्कस करेंगे। सिंपल डिफ्यूजन होता है, तो वो हम देखेंगे। फिर पावर हाउस ऑफ द सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वो भी देख लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, तो ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में बाकी का हम बाकी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। एंड आप मतलब कि आप ना क्वेश्चन को जब भी बनाओ तो कोशिश करो कि क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, हमें उसको भी, उसके भी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही नहीं दिए रहते हैं, उस ऑप्शन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो आप ट्राई करो कि उसको भी आप समझने का कोशिश करो, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग अस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक यू, बाय।